सभी को नमस्ते। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है ये त्यौहार सभी के लिए मंगलमय रहा होगा। बच्चों, अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है। छुट्टियों के पहले हमने बात प्रारंभ की थी मोंटेसरी पद्धति की। हमने अपनी उसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे मोंटेसरी ने शिक्षक की भूमिका को किस तरह से देखा। उनके अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, उसका क्या योगदान हो सकता है मोंटेसरी पद्धति में। ज़रा हम उसके बारे में आज बात करते हैं। मोंटेसरी के अनुसार शिक्षक को अपने बच्चों को विकसित करने में विशेष रुचि लेनी चाहिए। उनके अनुसार उन्होंने शिक्षक को एक माली के रूप में देखती हैं। वो उनका विचार है कि शिक्षक को माली की भांति ही पौधों की जैसे माली एक पौधे की देखरेख करता है, उसी तरह से शिक्षक को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। एक एक बच्चे पर विशेष ध्यान देना चाहिए और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसकी देखभाल की जानी चाहिए ताकि उसको पूर्णतया विकसित होने का मौका मिल सके। दूसरा, उनके अनुसार शिक्षक को प्रत्येक बच्चे का ज्ञान होना चाहिए। किस बच्चे में क्या खूबी है, क्या कमी है, बच्चे का व्यवहार कैसा है, वो किस चीज़ से मान सकता है, किससे नहीं मानता इत्यादि हर बच्चे के बारे में विस्तृत जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क और चरित्र संबंधी बातों का उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के विकास, वजन, ऊंचाई और अन्य परिमाणों का भी वैज्ञानिक ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। और फिर उन्होंने शिक्षकों के स्थान पर संचालिका, मोंटेसरी में उन्होंने इस पद्धति में जो शिक्षक है उसको शिक्षक के रूप में नहीं देखा, उनको एक संचालिका के रूप में देखा है। उनके अनुसार वो सिर्फ संचालिका होती हैं और ऐसे व्यक्ति का जो प्रथम कर्तव्य है वो शिक्षण नहीं होकर के केवल मात्र संचालन होना चाहिए कि वो उन बच्चों को ठीक ढंग से संचालित कर सकें। और फिर चिकित्सक, वैज्ञानिक और धार्मिक गुणों से संपन्न संचालिका होनी चाहिए। मोंटेसरी के अनुसार संचालिका को अंशतः वैज्ञानिक, चिकित्सक और पूर्णतया धार्मिक होना चाहिए। चिकित्सक के समान उसे रोगी को डांटना और झिड़कना नहीं चाहिए जिससे उसकी दशा और अधिक न बिगड़े। एक वैज्ञानिक की भांति परीक्षण और उसके सुपरिणामों तक धैर्य धारण करना चाहिए और धार्मिक व्यक्ति की भांति उसे वहाँ बच्चों की सेवा करनी चाहिए। फिर बच्चे के व्यक्तित्व में उसका विश्वास होना चाहिए। संचालिका को बच्चों की अभिरुचि के अनुसार विकास का अवसर दिया जाना चाहिए और उनके कार्य उन्हें उपयुक्त वातावरण प्रदान करना होता है। और फिर नैतिक विशेषताएं। किसी भी संचालिका की विशेषता उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसके और भी कई सारे गुण होते हैं जिसमें नैतिक चेतनता, धैर्य, प्रेम और मानवता इत्यादि गुणों का समावेश उसमें होना चाहिए। उसे क्रोध का, जो कि एक बहुत बड़ा पाप समझा जाता है और बच्चों को समझने में बाधक होता है, उसका अवश्य ही उसको अंत कर देना चाहिए। यानी कि एक संचालिका को क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे की पवित्र और चैतन्य आत्मा को सरल और स्नेहपूर्ण देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चों के ऊपर हम क्रोध करने का हमें कोई अधिकार नहीं होता है। संचालिका का परम उद्देश्य होता है कि बच्चों की अभिवृद्धि के लिए उसका स्वयं का व्यक्तित्व गौण हो जाए। यानी कि संचालिका बच्चों के लिए है, बच्चे उसके लिए नहीं हैं। उसको बच्चों के अनुसार अपने आप को ढालना होगा, अपने आप को उन्हीं के अनुरूप तैयार करना होगा। और अब हम बात करते हैं मोंटेसरी पद्धति के व्यावहारिक कार्य क्या थे। ये बच्चों का एक घर है, चिल्ड्रंस हाउस है।
ये नाम डॉक्टर मोंटेसरी द्वारा एक स्कूल को दिया गया है। ये घर अथवा स्कूल एक संपन्न परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है और वास्तव में ये स्कूल कार्यशाला और घर की सभी विशेषताओं से संपन्न होता है। फिर बच्चों के घर का एक चित्र। चिल्ड्रन हाउस में कई कमरे होते हैं। भवन का प्रमुख कमरा अध्ययन कक्ष है। छोटे कमरे जैसे कॉमन रूम, अल्पाहार गृह, विश्राम गृह, हस्तकार्य कक्ष, व्यायामशाला, शौचालय और बच्चों का स्नान कक्ष इत्यादि मुख्य रूप से उसमें होते हैं। इन कमरों में बच्चों की आवश्यकता और मोंटेसरी पद्धति की भावना के अनुरूप सामान रखा जाता है और कुर्सी और मेज विशेषतया बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ही बनाई जाती हैं। छोटी साइज में, छोटी जिसमें छोटे छोटे बच्चे आसानी से बैठ सकें, उतर सकें। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से उनको लाया ले जाया भी जा सकता है। विभिन्न प्रकार के सोफ़ा और लंबी पंक्ति वाली अलमारी, कबोर्ड्स भी उनमें होती हैं। बच्चे अलमारियों में अपनी पाठ्य सामग्री रखते हैं। अपना अन्य सामान अपने छोटे छोटे ड्रॉवर्स में रखते हैं। दीवारों में छोटे काले तख्ते जोड़े होते हैं जिन पर बच्चे अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। उनको खिलौने, फूल, चित्र और अंतर खेल यानी कि इंडोर गेम्स के लिए सामग्री प्रदान की जाती है। भोजन गृह में भी मेज, कुर्सियाँ, चम्मच, चाकू, जलपात्र इत्यादि सभी सामग्री वहाँ मौजूद होती है। बच्चों के बैठने के कमरे में उनकी छोटी अलमारी होती है जहाँ वे स्नान के लिए अपना साबुन और तौलिया रख सकते हैं। बच्चों के घर में एक छोटी सी फुलवारी भी होती है जिसकी निगरानी स्वयं बच्चों के द्वारा की जाती है। वे वहाँ खुली हवा प्राप्त कर सकते हैं, खेल सकते हैं, काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि सो भी सकते हैं और अगर चाहें तो अपना खाना भी वहाँ खा सकते हैं। बच्चों की ऊंचाई नापने के लिए पीडियोमीटर और तौलने वाली मशीन भी बच्चों के घर में होती है जिसमें कि बच्चों की ऊंचाई और वजन का आलेख रखा जा सके। इस घर में 3 प्रकार की गतिविधियों की व्यवस्था होती है मुख्य रूप से। एक व्यावहारिक जीवन में अभ्यास की, दूसरे इंद्रिय प्रशिक्षण की और फिर भाषाई और गणित शिक्षण के अभ्यास की। व्यावहारिक जीवन में अभ्यास के लिए इनका सीधा संबंध वास्तविक जो दैनिक जीवन होता है उनसे होता है। घर के सारे काम बच्चों को सौंपे जाते हैं जो उन्हें श्रद्धा, सावधानी, शांति और गौरव के साथ में करने होते हैं। बच्चों से आशा की जाती है कि वे कमरे आदि को साफ रखें, उनको सुंदरता से सजाएं, अपने स्वयं के वस्त्र पहनने, उतारने और नहाने का काम भी वो वहाँ सीखते हैं। उनसे आशा की जाती है कि वे अपने कपड़े क्रम के अनुसार लटकाएंगे कि नहाने के बाद में पहले क्या कपड़ा पहना जाएगा, उसके बाद में क्या पहना जाएगा। अपना खाना भी स्वयं खाना सीखते हैं। विभिन्न गृह कार्यों के अवसर प्रदान किए जाते हैं और वे अनुकरण द्वारा कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना सीखते हैं। उत्साह और प्रसन्नचित्त, मित्रता की भावना, पारस्परिक सहयोग, ये इन बच्चों में विशेषताओं के रूप में विकसित होते हैं। उन्हें अपने हाथ धोना सिखाया जाता है। विभिन्न बर्तनों का उपयोग करना सीखते हैं। बच्चे ये भी सीखते हैं कि अपना साबुन और तौलिया किस प्रकार से उपयोग किया जाना चाहिए। ये भी सीखते हैं कि अपने बाल कैसे बनाए जाने चाहिए, दांत और नाखूनों की सफाई कैसे की जा सकती है। बच्चों के घर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देना होता है। और फिर ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। व्यावहारिक जीवन के ये अभ्यास कर्मेंद्रियों की शिक्षा। व्यावहारिक जीवन में ये अभ्यास कर्मेंद्रीय शिक्षा के लिए बहुत सहायक है। मांसपेशियों की शिक्षा टहलने, बैठने, सामान पकड़ने आदि के माध्यम से दी जाती है। बच्चों के अपने शरीर की देखभाल, गृह कार्य का प्रबंध, बागवानी और हस्त कार्य और संगीत की गति जो है वो कर्मेंद्रीय शिक्षा प्रदान करती है। बच्चा एक पंक्ति में चलना और अपने आप को संतुलित करना इत्यादि क्रियाएं भी सीखता है। और फिर बात आती है इंद्रिय प्रशिक्षण की। रूसो, पेस्टोलॉजी और फ्रॉबेल की भांति ही मोंटेसरी ने भी इंद्रियों के शिक्षण पर जोर दिया है क्योंकि उनके अनुसार इंद्रियां ही जो है वो ज्ञान की प्रवेश द्वार हैं। उन्होंने तर्क
और विचार के अधिक तर्क और विचार से भी ज़्यादा महत्व इंद्रिय प्रशिक्षण को दिया है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स। इंद्रिय प्रशिक्षण को विकसित करने के लिए भी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग उपकरण हैं जो मैंने आप लोगों को PDF में उपलब्ध करा रखे हैं। इसके अलावा कुछ और भी सामग्रियां इसमें काम में ली जाती हैं। प्रयोग में लाने वाली जो पद्धति है, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो बुद्धिगत कल्पना, फिर वस्तु की पहचान और वस्तु के नाम की पुनरावृत्ति। इस तरह से उनको ये चीज़ों को सिखाया जाता है। फिर भाषा और गणित शिक्षण के लिए प्रबोधक यंत्र होते हैं। मैडम मोंटेसरी का मत था कि लेखन और शिक्षण पठन शिक्षण से पूर्व हो। उनके अनुसार लेखन पूर्णतया यांत्रिक क्रिया है और पठन अंशतः बौद्धिक। लेखन शिक्षण से संबंधित 3 तत्वों को उन्होंने विशेष जोर दिया है। इसमें अक्षरों की आकृति के प्रत्युत्पादन में सहायक गति, फिर लेखन चातुर्य और भाषा लेखन के समय शब्दों पर का स्वर विश्लेषण। वर्णमाला के अक्षरों को बालू वाले कागज यानी कि सैंड पेपर पर काटकर कार्डबोर्ड पर चिपका दिया जाता है। बच्चों को उन पर अपनी उंगलियां फेरने को कहा जाता है। विद्यार्थी अक्षर पहचानना सीखते हैं। उसी समय शब्द उच्चारण, पहचान और स्मरण, इन 3 अवस्थाओं से वो सीखते हैं। कुछ अभ्यास ऐसा करवाया जाता है जिनके द्वारा विद्यार्थी लेखन कला पर अधिकार पाना सीखते हैं। और फिर पढ़ाई, मोंटेसरी द्वारा बच्चों के वाक्यों पर जोर दिया जाना चाहिए। बच्चा जब वाक्य को जोर से पढ़ता है, उसके हाथ में कार्ड दे दिया जाता है। जोर से नहीं पढ़ना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा जोर से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों के हाथ में कार्ड दे दिया जाए जिसमें मुख्य रूप से वस्तु का नाम लिखकर चिपकाया हुआ होता है। बच्चे लिखित वस्तु को स्वर में धीरे धीरे परिवर्तित करने को उसको कहा जाता है। फिर उसे जल्दी से पढ़ने को कहा जाता है और कुछ अभ्यास के बाद में बच्चा उस शब्द का शुद्ध उच्चारण सीख जाता है। इस तरह से ये प्रशिक्षण दिया जाता है। और फिर बात आती है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण की। इसमें जो 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 में से भी त्वचा से तो हमको महसूस ही करना होता है। ये 5 हैं: स्वाद इंद्रिय, सेंस ऑफ टेस्ट, फिर सेंस ऑफ स्मेल, घ्राण इंद्रिय, फिर सेंस ऑफ टच, स्पर्श इंद्रिय, और सेंस ऑफ विजन, चक्षु इंद्रिय। और इस तरह से ये ज्ञानेंद्रियों की उनको शिक्षा दी जाती है। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा डायरेक्ट एपरेटस के द्वारा दी जाती है। इसमें दिए गए यंत्रों की मदद से बालक पहले 3 ठोस लकड़ियों के टुकड़ों की ओर आकर्षित होता है। उनमें से प्रत्येक में 10 छोटे छोटे बेलन की पंक्तियां लगी होती हैं। इस तरह से अलग अलग खूब सारे इक्विपमेंट्स उन्होंने इन ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए भी बताए हुए हैं। और इन सभी उपकरणों की बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। उनको खुद उस चीज़ों का उपयोग करके और सीखना होता है। उनको बता दिया जाता है कि ये, पहले तो उनको खुद को मौका दिया जाता है और फिर अगर लगता है कि वो ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सिर्फ गाइड किया जाता है ताकि वो उसको आसानी से समझ सकें। अपनी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे इसके करिकुलम की। मोंटेसरी ने किस तरह के करिकुलम के बारे में बताया था। अगली क्लास में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।